नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीरेंद्र चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछेंगे। जैसा कि आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में पूछ भी लेता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में भेद क्या है। ये क्वेश्चन अधिकांशतः पेपर में आ जाते हैं, लॉन्ग में तो जल्दी नहीं आता, लेकिन छोटे क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए हमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो अगर हम लोग अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को विभाजित करें तो सामान्यतः दो भागों में इसका विभाजन किया जाता है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जो व्यष्टि और समष्टि शब्द है या माइक्रो या मैक्रो शब्द है, इसका जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था वो एक अर्थशास्त्री थे, रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश द्वारा 1933 में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बाद में लगातार अर्थशास्त्रियों द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया और ये शब्द बहुत ही प्रचलित हो गया। तो सबसे पहले हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्या है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो शब्द है, एक ग्रीक भाषा के एक शब्द माइक्रोस से बना है। माइक्रोस शब्द का अर्थ होता है छोटा या स्मॉल। इस तरह से हम लोगों को नाम से ही पता चल जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाएगा, छोटी चीजों का। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, यानी कोई एक उपभोक्ता वो है जो बाजार से सामानों को अपने उपभोग के लिए खरीदता है। व्यक्तिगत फर्म एक उत्पादक इकाई को कहते हैं, या आप लोग फैक्ट्री कह सकते हैं, एक फैक्ट्री हो। तथा व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे छोटे समूहों जैसे उद्योग होता है एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाली जब कई फर्में हो तो उसे उद्योग कहते हैं। जैसे एक जगह पे कपड़ा बनाने वाली कई कपड़े की फैक्ट्रियां हो तो उसे क्या कह देंगे, कपड़ा उद्योग। वह बाजारों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोगों को इस चीज से तो इतना तो समझ में आ गया है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। यानी अगर एक बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे देश के लेवल पे, तो उसको जब हम विभिन्न टुकड़ों में छोटे छोटे पार्टों में बांट कर अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत वो अध्ययन आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का जो मैक्रो शब्द है एक ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल या इंग्लिश में लार्ज। जिस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था मतलब देश में जितनी चीजें एक से संबंधित हैं तथा इसके विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय मतलब देश में जितने लोग हैं सबकी जो आय होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय उत्पाद, एक देश में जितना कुल उत्पादन होगा। कुल रोजगार, किसी देश में कुल कितने लोग रोजगार पे लगे हैं। कुल उपभोग, लोग कुल कितनी वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद के उपभोग कर रहे हैं। कुल निवेश आदि का अध्ययन किया जाता है। बोल्डिंग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। बोल्डिंग कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जो विशेष फर्मों, परिवारों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, वैयक्तिक आयों, वैयक्तिक उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। इसी तरह से आगे बताते हैं कि जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके समूहों तथा औसतों से संबंध रखता है। इन समूहों को उपयोगी ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न करता है तथा उनके संबंध का विवेचन करता है। यानी अगर हम लोग बोल्डिंग की परिभाषा को भी देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन कर रहा है। जैसे
फर्म एक उत्पादक इकाई, परिवार, व्यक्ति कीमत यानी एक व्यक्ति के लिए कीमत, एक व्यक्ति की मजदूरी, व्यक्ति का आय एक व्यक्ति की आय, व्यक्ति का उद्योग किसी का उद्योग। इसी तरह से विशेष वस्तुओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समूहों का अध्ययन करता है। यानी अगर सबकी आय जोड़ दी जाएगी तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। इसी तरह से अगर वैयक्तिक कीमत है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। सामान्य कीमत स्तर हो गया, यानी पूरे देश की कीमतों का अध्ययन करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अलावा जेके मेहता भी व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। जेके मेहता कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण निकाय का अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र इस निकाय के संगठक अंग का अर्थशास्त्र है। यानी मेहता जी कहते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण निकाय मतलब अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के जो अध्ययन का पूरा क्षेत्र है, अगर हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र, और व्यष्टि अर्थशास्त्र निकाय के संगठक अंग का अर्थशास्त्र है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर अर्थव्यवस्था को हम छोटे छोटे भागों में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हमें लगता है अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम लोग अर्थव्यवस्था को, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान के अध्ययन करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश की आय, रोजगार का स्तर यानी पूरे देश में कुल कितने लोग काम पे लगे हैं, राष्ट्रीय उपभोग पूरे देश के लोग मिलकर कितना सामान खरीदते हैं, और राष्ट्रीय निवेश पूरे देश के लोग मिलकर कितना निवेश करते हैं, ये सब चीजें समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएंगी। इसी तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी चीजों का अध्ययन किया जाएगा, जैसे कोई उपभोक्ता व्यक्तिगत उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, यानी एक फर्म या एक फैक्ट्री किस तरह से उत्पादन करती है, इन चीजों का अध्ययन। अब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को देख लेते हैं। आप लोग सरलता के लिए जान लीजिए कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप लोग जितनी चीजें पढ़ेंगे वो सब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र हो जाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में क्या है, सबसे पहले पदार्थ है, कीमत निर्धारण, जिसमें हम लोग मांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि एक व्यक्ति वस्तुओं का मांग किस प्रकार से करता है। इसी तरह से उत्पादन व लागत का सिद्धांत, एक उत्पादक अपने उत्पादन को कैसे समायोजित करता है और किस तरह से अपने लागतों को समायोजित करता है, ये सब किसके अंतर्गत किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसी तरह से साधन कीमत का निर्धारण, साधन कीमत का निर्धारण की अगर एक उत्पादक उत्पादन कर रहा है, एक फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है तो उसमें कितना भाग लगान को मिलेगा, कितना मजदूरी को मिलेगा, कितना ब्याज, कितना लाभ, ये सारी चीजें भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। इसी को वितरण का सिद्धांत कहते हैं। वितरण का सिद्धांत क्या हो गया कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो कुल पैसा मिला वो कितना पैसा लगान में जा रहा है, लगान मतलब जो भूमि दिया है उसको कितना मिल रहा है, जो मजदूरी कर रहा है उसको कितना हिस्सा मिल रहा है, इसी तरह से जो पूंजी लगाया है उसको ब्याज कितनी मिल रही है, जो उद्यमी रिस्क ले रहा है उसको लाभ कितना मिल रहा है। इसी तरह से आर्थिक कल्याण का सिद्धांत भी है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। हम लोग आगे कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। इसी तरह से अब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को भी देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, आय व रोजगार का सिद्धांत। आय रोजगार का सिद्धांत मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय आय से और राष्ट्रीय रोजगार से मतलब है। इसके अंतर्गत उपभोग फलन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा। उपभोग फलन मतलब कुल देश का कितना उपभोग है। निवेश का सिद्धांत, पूरे देश का निवेश कितना है। इसी तरह से उच्चावचन का सिद्धांत, उच्चावचन का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी आती रहती है, कभी अर्थव्यवस्था में तेजी रहती है कभी मंदी, इसी को व्यापार चक्र भी कहते हैं। इसका विश्लेषण भी किसके अंतर्गत किया जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसी तरीके से सामान्य कीमत स्तर, पूरे देश में कीमतें किस हिसाब से घट बढ़ रही हैं उसका अध्ययन, सामान्य कीमत स्तर को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, इसका अध्ययन। इसी तरह से आर्थिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन, आर्थिक विकास किससे संबंधित होता है, देश के आर्थिक विकास संबंधित। इसी तरह से वितरण के समष्टि सिद्धांत का अध्ययन भी, अभी तक ऊपर हम लोग जो देखे थे वितरण के व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत था, वो बता रहा था कि एक फैक्ट्री में जो उत्पादन होगा उससे जो पैसा मिलेगा वो
समाज के विभिन्न वर्गों के पास कैसे जाएगा। जो वित्त का समष्ट सिद्धांत है वो ये बताएगा कि किसी देश में कुल जितना राष्ट्रीय आय उत्पादित हो रही है, कुल जितना पैसा एक साल में उत्पादित हो रहा है, ये राष्ट्रीय आय बन रही है, उसमें कितना भाग सारे मजदूरों को मिलेगा और कितना भाग लाभ में जाएगा। इसका अध्ययन जो किया जाता है वो समष्टभावी वितरण का सिद्धांत है। बस ये छोटी सी क्लास थी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।